हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है, ठीक। और ये किसके लिए है? ये स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, जिसमें मैं क्या करवाता हूँ, मैथ करवाता हूँ, ठीक। इसमें मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 ही आते हैं। जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस का, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं जो एग्जीक्यूटिव वाला होता है। और जो 15 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ विद कंसेप्ट, इस बात का ध्यान रखना है, मतलब कंसेप्ट भी मैं बताता हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपको रिवाइज होता चला जाए। और मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी एग्जाम होने में बहुत ज्यादा टाइम है। अभी आप अच्छे से तैयारी कर ले जाओगे, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो इसलिए अपने तैयारी में जुटे रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब ही तैयारी करोगे, फिर नहीं होने वाला सिलेक्शन। क्योंकि अभी से ही तैयारी करोगे तो जब भी तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और देखो मैं सच बता रहा हूं, मैं 15 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अगर आप इसे कंटिन्यू बरकरार रखोगे, ठीक है, एग्जाम तक, तो आप 15 का 15 कर ठीक कर पाओगे एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो आते हैं, मैथ का जो पोर्शन होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, नॉर्मल सा मैथ आता है, ऐसा नहीं बहुत टफ मैथ आता है, नॉर्मल सा आता है बस। आप देख भी लेना, अभी जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, जब भी मतलब होगा क्लास लेने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर बताना भी है कि आप 15 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान सही है। इसमें कह रहा है कि 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। मतलब 60 का 50%, ठीक, 40 के 30% से कितना अधिक है, 40 के 30% से कितना अधिक है। देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म, 6 पंजे 30, ये आ गया 30, ठीक है। ये दो जीरो से दो जीरो खत्म, 4 तिया 12, ये आ गया 12। तो देख सकते हैं 30 12 से कितना ज्यादा है, ठीक, 18 ज्यादा है। बस यही पूछा था, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कीजिए सेकंड क्वेश्चन। देखो ये भी आसान है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है और उसका मासिक व्यय 9,000 है। वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना प्रतिशत मासिक बचत करता है, ठीक है। मतलब क्या निकालना हमें, बचत निकालनी है परसेंटेज में। तो आप देख सकते हैं इनकम है 13,500 और खर्चा है 9,000। 13,500 में से जब 9,000 घटाऊंगा तो 9 4 13 यानी कि 4,500, यही आ जाएगा हमारा क्या, बचत 4,500। ये हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो इनकम कितनी है, 13,500, ये 13,500 मल्टीप्लाई 100। देखो दो जीरो से दो जीरो ये खत्म। अब देखो 45 है, इसे डायरेक्ट कट जाएगा, 135 कट जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13 यानी 3। तो ये क्या 100 ऊपर और नीचे क्या 3, ठीक, 100/3, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 33.33%। तो 33.33 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी इसी प्रकार कर रहे होंगे। और देखो ये क्वेश्चन मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के हैं, 10 से 15 सेकंड के बस। कीजिए थर्ड क्वेश्चन। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है जैसा भी मैंने पहला करवाया था। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन देखो ऐसे होंगे, अभी देखना आगे आगे कितने अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। शुरू में मैं ज्यादातर इजी क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, यानी 4 से 5 जो क्वेश्चन होते हैं शुरू के इजी ही रहते हैं, उसके बाद थोड़े थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाता है। 40 का 80%, 25 के 4/5 से कितना अधिक है। मतलब 40 का 80% निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ से, दो जीरो से दो जीरो ये खत्म, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 32। 25 के 4/5 यानी 25, ये इसका 4/5, ये 5 पंजे 25, ठीक है, और 5 चौक 20, ये आ गया 20, ठीक। तो कितना अधिक है आप देख सकते हैं, जो 32 है वो 20 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यही पूछा है इसमें। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, बस कौन सी बड़ी बात है। कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये कह रहा है जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है। बी का अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 20% कम, ठीक है। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, देखो चाहो तो आप रेशो, मैंने रेशो तो निकाला है,
ठीक, रेशो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 20% कम है। ठीक, यानी कि बी से कितना कम है, वो 20% कम है, यानी बी का 80% है वो। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से जब हम ए और बी का रेशो निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 80% का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ये तो ये तरीके होते हैं कुछ रेशो निकालने के। देखो और मैं बताऊं आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी ए है बी है, ठीक, ए का वेतन बी के वेतन से 20% क्या कम, बी का अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा 20% कम, 80। ठीक, इसे हम काटेंगे 4, ये 5। ठीक, यहां से भी क्या आएगा, ये 4 और ये 5। देखो मैं मतलब बेसिक चीजें बता रहा हूँ, रेशो निकालना। ठीक है, अब देखो क्या बोला था, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का ए के वेतन से कितना अधिक है, तो देख सकते हैं ए से कितना अधिक है, बी एक ज्यादा है। ठीक, यानी एक ज्यादा है ए से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो नीचे आएगा 4 मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा, तो 25% ज्यादा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां भी कर सकते हैं, बात वही है, मतलब बी जो ए से कितना ज्यादा है, यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक, एक ज्यादा है किससे, ए से, ए कितना 4 मल्टीप्लाई 100, तो यहां से क्या आएगा 25% आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मतलब मैंने आपको रेशो भी निकालना बता दिया इसमें, और इससे नीचे क्या जा सकते हो आप, कीजिए 5वां क्वेश्चन। क्योंकि सच बताओ मेरा मकसद यही रहता है कि कोई बच्चा जो मतलब बहुत ज्यादा कमजोर भी है तो उसके भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि मेरा मकसद ये है कि जो सिर्फ अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में उनके समझ में आए, नहीं। ठीक, मतलब जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसके भी समझ में आ जाए, इस तरीके से मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि 24% कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। देखो वस्तु का वास्तविक मूल्य अगर मैंने 100 मान लिया, अगर मैं इसमें 24% की कमी कर दूं, ठीक, 100 में से 24 जाएगा कितना, 76 बचा, तो ये 76 जो ये है 900, इसकी वैल्यू है 988 है। बस हमें वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, हमें बस कर सकते हैं। देखो कट जाएगा कि मैं इसे काट सकता हूँ, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से काटूंगा, देखो 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, और मैं इसे काटूंगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, ये आ गया। 19 से कट जाएगा डायरेक्ट। ठीक, 19 एकम 19 और 19 थी 57। ठीक है, हमें निकालने किसकी, 100 की वैल्यू। तो देखो अब क्या करें देंगे हम, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ आ जाएगा 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1300 आ जाएगी। तो 1300 किसमें दिया है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में तो आ रहा होगा। और देखो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को, कोई ऐसा नहीं कि वहां कुछ अलग मिलेंगे। देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी उठा ली हुई। करो छठा क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कितने आते हैं 15 क्वेश्चन मैथ के। ठीक, 15 क्वेश्चन में से ज्यादा यानी कि 11 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो तो होंगे बिल्कुल इजी। ठीक, और 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे थोड़ा अच्छे लेवल के, यानी कि गुड लेवल इनका। ठीक है, तो मतलब इन्हें तो हर कोई कर ले जाएगा। ठीक, जो भी मतलब तैयारी कर रहा है ज्यादातर वो सभी कर लेंगे 11 से 12 क्वेश्चन। ठीक, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट है, जो मतलब मेहनत कर रहे हैं ठीक ठाक लेवल की और मैथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो इन्हें कर पाएंगे। ठीक, मतलब 15 क्वेश्चन में से 15 कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखना, अगर आपने इससे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि वहां कैसा मैथ आता है, किस लेवल का। ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, या लगाते ही होगे, या मॉक टेस्ट भी आप देते ही होगे। ठीक है, तो आप देखते भी होगे किस लेवल का मैथ आता है। बहुत ईजी मैथ आता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बस जो मैं क्लास करवा रहा हूँ, अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप मेरे थ्रू भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब भी आप अच्छे नंबर ले आओगे मैथ में, यानी 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। और देखो एग्जाम क्रैक करना भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, देखो 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक, दिल्ली पुलिस का अगर मैं बात करूं कितने का, 100 नंबर का। ठीक, 100 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो मैथ आ जाती है कितने नंबर की, 15 नंबर की। ठीक है, अगर मैं बात करूं रीजनिंग आ जाती है कितने नंबर की, 25 नंबर की। और अब बचा क्या हमारा,
यानी कि 25 और 15 40, 60 नंबर का पोर्शन बचा। ठीक, यानी 60 नंबर का जो पोर्शन है इसमें 10 नंबर की आ जाएगी हमारी क्या, कंप्यूटर। 10 नंबर का आ जाएगा कंप्यूटर और 50 नंबर की आ जाएगी जीके। जीके तो आप देख सकते हैं मतलब जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जीके का तैयारी भी ठीक ठाक करनी है, क्योंकि जीके 50 नंबर की अकेली आती है यहाँ पर। मतलब देख सकते हैं 50% वेटेज जो होता है वो जीके का ही होता है, तो इसलिए जीके तो आपको पढ़नी पड़नी है इसमें। ठीक, 10 नंबर की कंप्यूटर आती है, और देखो मैथ का वेटेज तो बहुत कम है, 15 नंबर। ठीक है, अगर आप देखो ये दो मैथ और रीजनिंग, ये दो ऐसे हैं यानी कि 40 नंबर, ठीक, जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। मतलब 40 में से 40 भी ला सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ आप मैक्सिमम स्कोर कर गए, ठीक, आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि 40 में से आप 35-36 नंबर तो लेकर आओ, यानी 36 के आसपास। इतनी तो कोशिश होनी चाहिए। लाने वाले तो 40 में से 40 ही लेकर आएंगे, लेकिन आपकी कोशिश तो होनी चाहिए कि 35-36 नंबर तक इसी में से ले आए, जब भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ आप 35 से 36 नंबर ले आए, ठीक, अब फिर आपके बचे कितने? ठीक, अगर मैं बात करूं 30 या अगर इन दोनों में, यानी कि 50 और 10 60, ये 60 नंबर का पोर्शन है। ठीक, जीके कंप्यूटर का, अगर यहाँ आप 60 में से आधे भी ले आए लगभग, यानी कि 30 से 32 नंबर भी ले आए, तो जब भी आप सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि यहाँ 30 से 32 नंबर आ गए, यहाँ 36 आ गए, तो आपके अप्रोक्स 70 के आसपास नंबर बैठ जाएंगे, 70 के आसपास। और फिर यूआर की भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप यूआर में नहीं है, ओबीसी एससी, ओबीसी की तो हालांकि ठीक ठाक जाती है, अगर आप एससी एसटी अदर कैटेगरी के हैं तब तो आपको इतने नंबर लाने की जरूरत नहीं है, इससे कम पर ही हो जाएगा सिलेक्शन। और देखो यही रणनीति होती है सिलेक्शन लेने की, क्योंकि जो यानी कि जैसे मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, तो यहाँ तो आपको करने ही पड़ेंगे स्कोर, क्योंकि आप यहाँ नहीं कर सकते। जीके में ऐसा नहीं कि आप 50 में से 50 ले आओ, ठीक, कोई नहीं लेकर आ सकता 50 में से 50। यहाँ तो 50 में से 25 भी ले आओगे तब भी बहुत बड़ी बात है, 25 लाने पे भी बहुत बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ वो स्कोर ले आएंगे ना मैथ रीजनिंग में। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही दो सब्जेक्ट ऐसे जिसमें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तरीके में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग मिलता है। और जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चे, 4 से 5 साल हो गए, ठीक, उनका मैथ भी वीक है ज्यादातर। ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है ना, उनके मॉक टेस्ट में नंबर ज्यादा आ पाते हैं। ठीक है, तो मैंने हालांकि बहुत सवाल से हटके कुछ चीजें बता दी, हालांकि ये भी चीजें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की, तो आप मतलब फिर कैसे क्रैक कर पाओगे एग्जाम को। क्योंकि आपको एक रास्ता तो पता ही होना चाहिए कि हमारी मंजिल अगर यहाँ है तो हमें किस रास्ते के थ्रू जाना है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता, ठीक, मंजिल तो पता है कि मुझे वहां जाना है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता तो भटकते रहोगे चारों तरफ। तो इसलिए सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनाओ, यानी कि एक रास्ता बनाओ, ठीक, क्योंकि इस रास्ते के थ्रू मुझे जाना है। कीजिए, अब छठा क्वेश्चन कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब हैं। शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे? देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ये कह रहा है कि 40% सेब उसने बेच दिए, अब भी उसके पास कितने बचे? 240 बचे। तो शुरुआत में कितने सेब थे? देखो 100% उसके पास सेब होंगे, 40% उसने बेच दिए, तो इसका मतलब उसके पास बचे कितने? 60% सेब बचेंगे, जो कि यहाँ कितने? 240 ही है। हमें बताने शुरुआत में कितने उसके पास सेब थे। शुरुआत में थे 100%, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। और मैं इसे 6 से डायरेक्ट काट दूं तो यहाँ बचेगा 10, ठीक, 6 चौक 24, यहाँ बचे आ जाएगा 40। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो क्या कर देंगे? दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो ये आ गई 100% की वैल्यू क्या? 400। तो 400 आ गई। 400 किस में दिया? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। तो कौन सी बड़ी बात है ऐसे क्वेश्चन करना है? बच्चे वाले क्वेश्चन है, सच बताऊं। करो 7वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? ठीक है, करा आपने? देखो अगर ना समझ में आया हो, ना हुआ हो, तो मेरा देखो। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। धनराशि थी उसके पास 100%, उसने 20% दिया गवा। ठीक है, तो उसके पास बचेगा कितना? 80% बचेगा ये। अब 80% बचा। अब इसने क्या बोला? शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, शेष यानी इसका 80% का
80% का अगर मैं निकालूं 25%, ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इसका 25% कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 अट्ठे 200, यानी 20 आ जाएगा, ठीक, यानी कि अगर 80% में से भी वो 20% खर्च कर दे, ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये खर्च करने के बाद भी अभी उसके पास कितना बचेगा, 60% बचेगा यहाँ से, तो ये बचा, तो 60% जो बचा यानी इतने 480 रुपये बचते हैं, तो ये 60% की वैल्यू है, कह सकते हैं 60% की वैल्यू है क्या, 480। ये हमें क्या निकालना, उसके पास मूल रूप से कितनी राशि थी, मूल रूप से थी उसके पास 100% राशि, तो 100% की वैल्यू निकालनी है अभी, देखो इसे मैं 6 से काट लूंगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10%, यहाँ क्या आ जाएगा 6 48 80, ठीक है, अब क्या हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, वही करना पहले वाला काम, दोनों तरफ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 100% की वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी 800 आ जाएगी, बिल्कुल बेसिक से बताया है, इतना तो टाइम लगेगा भी नहीं इस क्वेश्चन सोल्व करने में। 800 किस में दिया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या हमारा सही, 20 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में कैसे करना था वो मैं बता देता हूँ। देखो जब बोला है एक व्यक्ति 20% तो गवा देता है, तो 100% अगर उसके पास राशि 20% उसने गवा दिया तो बचा 80%। अब ये क्या बोला इसने, 80% में से उसने 25% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा 75%, यानी इसका 75% ये, ठीक। अब इसके पास कितने बचे 480, ये 480, ठीक, क्या निकालना हमें, उसके पास मूल रूप से कितनी राशि, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 से अगर मैं इसे काटूंगा 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 20%, ठीक, और मैं 3 से इसे काटूंगा 16 × 48, यहाँ आ गया 160, और दोनों तरफ कर दूं 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 पंजे 80, 800, ये, ठीक है, तो देखो इतना, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी, ये रहा 800, लेकिन मैं इस तरीके से बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि हर एक बच्चे के समझ में आ जाए, ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बस कीजिए। ये कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताए जिसका विकर्ण दिया है, यानी डायगोनल दिया है 115 सेंटीमीटर और 116 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या निकालना, एरिया ऑफ समचतुर्भुज, करो एक बार, ठीक, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रोम्बस कहते हैं। देखो क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि क्षेत्रफल का अगर मैं बात करूं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये, यानी 1/2 डायगोनल के परस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, यानी कि d1 × d2, जब हमारे पास डायगोनल दिए हों, डायगोनल का मतलब विकर्ण, यानी 1/2, ठीक है, 115, एक विकर्ण ये रहा, दूसरा कितना 116, बस ये निकल जाएगा। देखो 2 से मैं इसे काट सकता हूँ 116 को, तो यहाँ है 115 इंटू यहाँ जाएगा 58, 58 दूनी 116। अब देखो लास्ट में 8 पंजे 40, यानी कि लास्ट में 0 तो आएगी, लेकिन 0 तो चारों में दिया ऑप्शन में, लेकिन अगर मैं 2 डिजिट निकाल लूँ लास्ट के, जब हमारा काम हो जाएगा, 8 पंजे 40, शेष बचेगा 4, 8 एकम 8, 5 पंजे 25, और 8 33 और 4 37, तो लास्ट में आएगा 7, मतलब लास्ट के तो 2 डिजिट हैं वो 7 0 करके कुछ आएगा, यानी 7 0 ये रहा, ऑप्शन ए से ही हमारा, मतलब लास्ट के हमने 2 डिजिट निकाल लिया और उससे हमारा सोल्व हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारे कैलकुलेशन जो होती है इस प्रकार की वो टाइम बचाती है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट निकालने आप पर आते हैं नहीं, कमेंट में बताना है, ठीक है, नहीं आते तो मैं सिखा दूंगा। कीजिए नोवा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि यदि 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात ये दिया हमें 11:9 और उनके व्यास का अनुपात दिया 6:11, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा, करो एक बार खुद। देखो शंकु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक, ऊंचाई का दे दिया हमें रेशो और हमें व्यास का दे दिया डायमीटर का, ठीक, क्या निकालना हमें, आयतन का अनुपात निकालना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन होता क्या है, आयतन का फॉर्मूला होता है ये 1/3 पाई r² h, शंकु के आयतन का, ठीक है, इनका क्या निकालना में 1/3 पाई r² h, रेशो निकालना बस। देखो हालांकि मैं लिख रहा हूँ सारी चीजें जिससे कि आपको समझ में आए, लेकिन इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधा कर जाओगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म, तो यहाँ से क्या बचेगा, खाली ये r² h, इसे r1 और h1 मान सकते हैं, r² h इसे r2 और h2 मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। अब देखो वैल्यू पुट कर दो बस, ये है ऊंचाई का अनुपात, ये है
व्यास का। देखो, जब व्यास का अनुपात ये है 6:11, तो त्रिज्या का भी अनुपात यही रहेगा। क्यों? त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। अगर मैं इनका आधा कर दूं दोनों का, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब भी क्या आया? यही आया ना। रेशो तो बराबर ही रहेगा, त्रिज्या हो या व्यास हो। तो 6, तो R1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी? 11 है। ठीक, यहाँ R2 यानी कि 11 का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट कितनी दी है? 9। ये बस अब इसे सोल्व कर लो। देखो, 1 11 से 11 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा 36 और नीचे बचेगा 1 11 और इंटू 9। 9 से भी किसे काट लूंगा? 9 चौक 36, तो यहाँ से आ जाएगा 4/11। कह सकते हैं 4:11। तो 4:11 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब बताना समझ में आया या नहीं आया। करो 10वां क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। करो एक बार, खुद करो इसे। देखो, इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया। 10 का लग गया पानी से। ठीक, ये कह रहा है लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत घटाकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया। ठीक, वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर कोई खरीदने वाले नहीं मिले, तो उसने दाम घटा दिया, 8 रुपए कर दिया। मतलब उसने नुकसान हुआ है। यहाँ मतलब कह सकते हो 12 रुपए की उसने वस्तु, मतलब कुछ भी चीज खरीदी, लेकिन वो बेच रहा है 8 रुपए की। ठीक है, यहाँ हुआ उसे नुकसान, लेकिन वो फायदा कहाँ कर रहा है? वो क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम के बजाय वो 800 ग्राम का गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब यहाँ फायदा कर रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 800 ग्राम वो दे रहा है 1000 ग्राम की बजाय, तो यहाँ 200 ग्राम का फायदा कर रहा है। ठीक है, ये लिखने की टेक्निक आप पर आनी चाहिए। क्योंकि हाँ फायदा कर रहा है, मतलब 800 ग्राम दे रहा है वो 1000 ग्राम की बजाय। तो बस अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो ये खत्म। ठीक है, यहाँ बचा 12 इंटू 8, रेशो निकाल लो मैं इनका। ठीक, 12 इंटू 8। ठीक, यहाँ 8 इंटू 10। देखो, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 12, रेशो 10। 2 से भी काट लेंगे, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10। मतलब कह सकते हैं पहले 6 वैल्यू थी। ठीक, अब कितनी होगी बाद में? 5। ठीक, मतलब एक कम हो रही है, बल्कि तो एक कम हो रही है, मतलब उससे क्या होगा? पहली बात तो घाटा होगा। ठीक, मतलब कह सकते हैं अगर उसने 6 की खरीदी तो 5 में उसे बेचनी पड़ रही है, तो एक का घाटा हो रहा है उसे 6 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%। इतने का उसे क्या होगा? घाटा होगा। ठीक, तो 16 सही 2/3% ये रहा ऑप्शन बी। क्योंकि 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 16.66% भी बोल सकते हैं। ठीक है, करो 11वां क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उनके निवेश का समय X/Y/Z के अनुपात में है। यदि उनके लाभ 45/42/28 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं तो X/Y/Z बताना हमें। देखो, कहने का मतलब ये है, इन्वेस्टमेंट का रेशो दे दिया है और प्रॉफिट का रेशो दे दिया, हमें टाइम का रेशो बताना है, बस और कुछ नहीं करना। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, इससे हम करेंगे। मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या बताया मैंने अभी? प्रॉफिट। अगर यहाँ से मैं टाइम निकालूं तो प्रॉफिट के नीचे क्या पहुंच जाएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बस ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब प्रॉफिट कितना दिया उसे, देखो ये दिया प्रॉफिट का रेशो क्या है एबीसी का, मतलब ए, बी और सी। ठीक, इनका प्रॉफिट का रेशो दिया ये, यानी 45
ठीक, रेशो 42, ठीक, रेशो 28 ये दिया। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं इन्वेस्टमेंट के रेशो से तो हमारा वहां से क्या आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक, टाइम का रेशो कब आएगा, यानी कि 45 है, ये है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, रेशो 5, ये ठीक, रेशो ये 42, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशो 7, रेशो 28, इसका है 4। बस इसे सोल्व कर लो, ये आ गया हमारा टाइम का रेशो। 5 निम 45 यहाँ से आया 9, 7 छिंग 42 यहाँ से आया 6, 4 सत्ते 28 यहाँ से आया 7, 9 रेशो 6 रेशो 7। ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं ये बताओ। करो 12वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं दी हैं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिमाप दिया है 434 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये भी आप पर नहीं हो रहा तो फिर क्या ही बोलूँ आपको, मतलब आप कितने नीचे हो। अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आप पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो। देखो परिमाप पूछा है, देखो चतुर्भुज जो होता है उसका परिमाप क्या होगा, यानी कि चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो परिमाप होता है। ठीक, अगर ये भुजाओं का मैं क्या दिया रेशो, अगर मैं इनके पीछे x मान लूं 2x 3x, ठीक, 4x, ठीक, 4x और क्या 5x, ये क्या होगी भुजा यानी साइड। तो 2 3 5 4 9 5 14, 14x क्या हो जाएगा परिमाप, जो कि दिया कितना 434 ये। ठीक है 434, 14 से अगर कट जाए तो काट सकते हैं, कट ही जाएगा पहली बात तो। 14 3 42, 14 3 42 और 14 कम 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 31 आ गई। क्या पूछे सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा इनमें से कौन सी है, देखो 2x रहेगी, 2x की हमें क्या निकालनी है वैल्यू, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 31, तो 31 दूनी 62, तो 62 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा क्या होगी 62 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। करो 13वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है ये है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एक बार इसे खुद करो, देखो इसे करके एक बार खुद। इसका मैं सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा आपको कि आप 20 से 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे बेसिक से करने बैठ गए ना तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है करो एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है कि जब 19 28 55 और 91 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो x + 9 और x स्क्वायर के बीच माध्य अनुपातिक क्या है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास 4 संख्याएं इस प्रकार, जैसे एक तो है 19, ठीक, एक है 28, ठीक, एक है 55, एक है 91 यानी 91, ये है। ये कह रहा है कि अगर मैं यानी 19 में से x घटा दूं, ठीक है, और मैं 28 में से भी x घटाऊंगा ये, ठीक, और मैं 55 में से भी x घटाऊंगा ये, और मैं 91 में से भी क्या x घटाऊंगा, तो मैं इस प्रकार लिख लूंगा, क्योंकि जब ये समानुपात में होंगे तो मैं इस प्रकार लिख लूंगा, क्योंकि जैसे a b c d, ठीक है, ये 4 संख्या है, अगर ये समानुपात में है तो मैंने इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने इस प्रकार लिख ली, क्योंकि जब x घटाने पर इन संख्याओं में से अगर मैं x घटाऊंगा तो समानुपात में हो जाएंगी, तो ये घटाया मैंने और इस प्रकार लिख ली मैंने इस फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में लिख ली। अब मैं अगर इन्हें सोल्व करने बैठ गया, ठीक, मतलब इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसका जो एक बेस्ट मेथड है वो मैं अब बताता हूँ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, ये x घटाने की बात कर रहा है, x जोड़ने की बात करें, तभी भी जो मैं भी करके बताऊंगा ऐसे ही करना आपको। ये 4 संख्या, अगर मैं इनमें x घटाऊं या x जोड़ूं तो ये संख्या समानुपात में हो जाती है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, 28 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, तो यहां से रेशो निकलेगा, इस बात का ध्यान रखना। इन दोनों में से मैं घटाऊंगा, 91 में से 55 जाएगा, तो 11 में से 5 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है, तो यहां से 7:36 ये वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मैं 36 में से 7 घटाऊं, 19 और 7 28, ठीक है ना, हाँ। देखो थोड़ा ध्यान रखना, मैं 28 में से 19 यानी कि जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 नहीं आएगा 9 आएगा। मैं भी तो कह रहा था मतलब
मतलब शायद गलत हो रहा है कुछ तो। ठीक, जब 28 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, और जब 91 में से 55 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आया, 36। ठीक है, तो रेशो में आया, और मैंने काटूंगा तो 9 चौक 36, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4। ठीक है, तो 1:4 आ गया, इतना आ गया। ठीक, ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये चारों संख्या, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ये आया, इन्हें हम रेशो में लिखेंगे। ठीक, रेशो में जब निकालेंगे तो 1:4 आया। अब क्या करेंगे, और मैं इनका भी डिफरेंस निकालना हमें, 4 में से 1 गया 3। ठीक, अब देखो ध्यान रखना, ये 3 आया। अब जो 3 की वैल्यू है ये क्या आएगी, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 19 में। ठीक, और माइनस ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 55 में। ये इस प्रकार, तो यहां से जो 3 की वैल्यू निकल करके आएगी वो 19 चौक 19 30 57, 19 चौक 76, 76 माइनस 55 एकम 55। ठीक, यानी 3 की वैल्यू यहां से क्या ही निकल के, 76 में से 55 घटाऊंगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक, ये 3 की वैल्यू क्या है, 21। और मैं इसे 3 से काट सकता हूँ, यहाँ से 3 7 21, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 7। अब थोड़ा ध्यान रखना, जो 1 की वैल्यू आई है ना 7, यही हमारी x की वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। क्या आ गई, 7। बस अब हमसे क्या पूछा था, x+9 और x² के बीच मध्य अनुपातिक। तो x+9 का मतलब, यानी यहाँ 7 फुट करूंगा, 7 और 9 16, यानी 16 और x² यानी 7 का स्क्वायर करूंगा 49, 49, ये दो संख्या आ गई। इनका क्या निकालना, मध्य अनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 49 अंडर रूट में, ये तो फॉर्मूला होता है। मतलब दो संख्याएं अगर a और b, और मैं इनका मीन प्रोपोर्शन निकालूं यानी मध्य अनुपात निकालूं, तो वो क्या होता है ये। ठीक है, 16 और रूट से अगर मैं बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 7, यानी 7 चौक 28, तो ये क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो 28 किस में दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। देखो नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, 4 संख्या है, ये कह रहा है कि इसमें से अगर x घटा दें तो क्या संख्या समानुपात में हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। चारों संख्या लिख ली हमने ये। ठीक, तो सबसे पहली दो संख्या, इनका डिफरेंस निकाला, ये आया, इनका डिफरेंस निकाला, ये आया। ठीक, इन दोनों को जब हम रेशो निकालेंगे इनका, तो 1:4 आया। ठीक, इनका डिफरेंस यानी कि 1:4, जब इनका मैं अंतर निकालूंगा दोनों को, 3 आया। 3 की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसमें 19 में, 19 चौक 76 आ जाएगा। जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 55 में, और माइनस 76 माइनस 55। ठीक है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आ जाएगी 21, 76 में से 55 घटाऊंगा, 3 से अगर मैं से डायरेक्ट काट सकता हूँ तो 1 की वैल्यू आएगी 7। यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बस इस बात का ध्यान रखना। जो 1 की वैल्यू निकाल लें यही हमारी क्या होती है, x की वैल्यू होती है। बस, तो x की वैल्यू हमारी आ गई इस प्रकार 7 ही। आप निकाल सकते हैं जो भी पूछा, ऐसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, यही इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है। बस जल्दी से जल्दी करने का। करो 14वां क्वेश्चन करो। देखो इसमें कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के 1/4 होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। करो एक बार खुद करो इसे। देखो इसके भी मैं दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक से, ठीक है, फिर एक इसका एडवांस तरीके बताऊंगा। क्योंकि देखो मैंने इस वीडियो में आपको, मतलब ये जो सीरीज है इसका मतलब हमारा यही है कि इसमें प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ 15 क्वेश्चन की, लेकिन मैंने बोला विद कंसेप्ट। ठीक है, मतलब सारी चीज में डिटेल में बताऊंगा, नहीं बेसिक से ही बताऊंगा। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो धड़ाधड़ क्वेश्चनों को करवाऊंगा। चाहूँ तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। ठीक, मतलब 15 क्वेश्चन में 20 मिनट में करवा दूंगा, 15 मिनट में करवा दूंगा, लेकिन मेरा मकसद यही नहीं है। मेरा मकसद है कि बिल्कुल बेसिक से बताऊं, मतलब बेसिक भी बताऊं, जो भी अच्छे अच्छे मेथड हैं हर संभव मैं अच्छा प्रयास करूं। ठीक है, जिससे कि जो वीक से वीक बच्चा भी एस्पिरेंट है उसके भी समझ में आए। इसमें कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे दिया 52 वर्ष। ठीक है, पिता को मान सकते हैं हम एफ, पुत्र को मान सकते हैं सन यानी एस, या एक्स और वाई कुछ भी मान लो। एक्स वाई मानूंगा तो ज्यादा आपके समझ में आएगा। चलो एक्स वाई मानते हैं। देखो पुत्र को माना मैंने एक्स, पिता को माना मैंने वाई। अब करते हैं, ठीक, मतलब कह सकते हैं वाई प्लस एक्स, जो प्रेजेंट एज है क्या है 52। अब देखो क्या बोला, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के 1/4 होगी। 4 वर्ष बाद, देखो जब पिता की अगर मैं आयु की बात करूं 4 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगी ये आयु, और मैं बेटे की बात करूं 4 वर्ष बाद ये होगी x+4। ये बेटे की है पिता की है, 4 वर्ष बाद ये होगी। इसने क्या बोला है 4 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है ये, ठीक, ये है पिता की आयु। पिता की आयु की क्या होगी 1/4 होगी, 1/4, ये 1/4 होगी ये।
यही बोला ना, ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सोल्व करो। ठीक, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, y प्लस 4, 4 इधर जाएगा तो 4x प्लस 4 चौक 16। ठीक, यानी कि कह सकते हैं y, अगर मैं इधर ले इसे माइनस के 4x, 4 इधर बोल दूंगा, 16 में से 4 जाएगा 12। तो कह सकते हैं दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। ठीक, तो बस अब देखो इन्हें सोल्व करेंगे, यहाँ से y और x का हम क्या निकालेंगे, मान निकाल लेंगे बस, और सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, इसमें से इसे घटा देता हूँ, ये पहली इक्वेशन में से जब मैं दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा तो y तो खत्म हो जाएगा, प्लस के 4x हो जाएगा, यानी x और प्लस के 4x, यहाँ से हो जाएगा 5x। ठीक है, ये वाली घटा रहा हूँ मैं, 52 में से जब 12 घटाऊंगा तो यहाँ से आ जाएगा 40। ठीक है, अब 5 से मैं काटूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 8 आ गई, अब y की निकाल सकते हैं, किसी में पुट कर दो। x की वैल्यू जब मैं यहाँ 8 रखूंगा तो 52 में से 8 जाएगा 44, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 44। तो y की वैल्यू आ गई 44। बस अब क्या पूछा था वो निकाल सकते हैं, ये प्रेजेंट एज आई है, इस बात का ध्यान रखना, x और y। इसने पूछा था 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता। देखो पुत्र की आयु है 8, 10 वर्ष बाद 8 और 10, 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें 10, और पिता की आयु है 44, इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, इनका रेशो निकालना, 8 और 10 18, 44 और 10 54। तो यहाँ से क्या आएगा, 18 3 54, यानी 1/3 कह सकते हैं क्या आया, 1:3। तो इनका अनुपात क्या है, 1:3। तो 1:3 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। आया समझ में या नहीं आया ये बताओ। अब देखो मैं चाहूं तो इसे डायरेक्ट कैसे करवाता वो भी बता सकता हूं आपको। देखो पिता और पुत्र की आयु का योग ये दे दिया था, यानी कि कह सकते हैं ये यानी कि y प्लस एक्स दे दिया हमें 52 ये। अब इसने क्या बोला था कि 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, 4 वर्ष बाद। ठीक, यानी कि कह सकते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 1/4 होगी, पिता की आयु ना सॉरी पुत्र की आयु जो पिता की आयु की 1/4 होगी, यानी कि जो y है ये पिता की आयु है। ठीक, और जो x है बेटे की आयु है। अगर मैं इनका डायरेक्ट रेशो निकालू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 वर्ष बाद की आयु का रेशो आया, ये 4:1। ठीक है, क्या आया ये 4:1। तो एक 4 वर्ष बाद की आयु का है। अगर मैं यहां से ठीक इनके पीछे अगर मैं x मान लूं तो यहां से y की देखो ये आ जाएगी 4x, यहां से आ जाएगी 1x यानी 1x। अगर मैं जोड़ूंगा 4 और 1 5x आ गई, ये 4 वर्ष बाद की आयु है ये दोनों की मिलाकर 5x। ठीक, और 52 है ये प्रेजेंटेज, और मैं इसमें 4 वर्ष जोड़ूंगा दोनों की। ठीक, 4 और 4 8 हो जाएगी, तो 5x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सीधी 52 और 8 60 आ जाएगी। और मैं इसे काटूंगा 5 से तो 12 बार जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, जब x की 12 आ गया तो अगर मैं 52 में से 12 घटाऊंगा तो y की क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो ये आ गई क्या, x और y की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहां पुट करूंगा, ठीक, हालांकि y की तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैंने निकाल ली, छोड़ो, y की तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जब x की आ गई, x की 12 आ गई, 12 चौक 48, 12 कम 12, तो कह सकते हैं y ठीक कि यहां से 12 चौक 48, ये 4 वर्ष बाद की आयु आ गई। ठीक, और x की यहां से क्या आई, y की आ गई 48 आयु, और x की तो 12 आई गई, ये 4 वर्ष बाद की आयु आई है, इस बात का ध्यान देना, 4 वर्ष बाद। लेकिन इसने पूछा 10 वर्ष बाद की आयु का रेशो बताना। 4 वर्ष बाद की तो आ गई, हमें बताना 10 वर्ष बाद का, इसमें 6 साल और जोड़ देंगे। 12 में 6 जोड़ूंगा 18, 48 में 6 जोड़ूंगा 54। अगर मैं इन्हें काट लूँ 18 3 54, तो यहां से भी क्या आएगा 1/3, कह सकते हैं 1:3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके समझ में आया तो। ठीक, नहीं तो आप ये तो समझ में आएगा होगा। ठीक है, ये समझ में आया तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं हालांकि ये भी टाइम ही ले गया क्वेश्चन सोल्व करने में, इतने टाइम इसने लिया, इतने इसने लिया। करो लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। देखो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसका मैं इसके भी दो ही तरीके बताऊंगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगा आप इसे 10 सेकंड में उड़ा दोगे, एक थोड़ा बेसिक से। देखो इसमें कह रहा है कि राज्य स्तरीय
क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को औसत वजन दिया में 107 किलोग्राम। जब कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। तो कोच का वजन हमें किलोग्राम में क्या है वो बताना है। देखो थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यानपूर्वक बिल्कुल। मतलब जो 11 खिलाड़ी हैं, ठीक, चलो इधर बताता हूं मैं। 11 खिलाड़ी हैं, इनका वजन है 107 किलोग्राम ये, ठीक। इसमें एक कोच को जोड़ा, उसका वजन हमें पता नहीं है, हमने मान लिया वो x किलोग्राम का है, ठीक। तो इन्हें जोड़ने के बाद 12 हो गए टोटल कैंडिडेट। तो इनका वजन जो वो 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, यानी 107 तो था तो 108 हो जाता है, औसत वजन ये हो जाता है। बस अब यहां से हम इसे बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। कैसे? 11 मल्टीप्लाई 107 प्लस यहां से x आएगा और यहां से 12 मल्टीप्लाई 108, ये होगा बिल्कुल बेसिक तरीका। अब यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11, ये आगे 11 के जब मल्टीप्लाई 107 में करूंगा प्लस x 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, ठीक। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 1296 माइनस 1177 ये, ठीक। यानी x की वैल्यू यहां से क्या आई? 16 में 7 जाएगा 9, 8 में 7 जाएगा 1, ठीक, 19 आ गया, मतलब 119 आ जाएगा, सॉरी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे क्या करेक्ट। तो 119 किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है, ठीक है। ये तो होगा बिल्कुल बेसिक से, यानी कि हमने एक एक चीज देखी है, मतलब एवरेज निकाल के दोनों एवरेज को, मतलब एवरेज का क्या योगफल निकाल के दोनों का बराबर कर दिया, बस। अब देखो थोड़ा एडवांस मेथड भी समझ लो अगर आपके समझ में आ जाए तो। देखो इसने क्या कहा है, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। मतलब जो 11 खिलाड़ी थे उनका वजन था 107 किलोग्राम, 107 किलोग्राम। उसमें कोच और जुड़ गया, कोच के जुड़ जाने से उनका जो वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, ठीक है। 1 किलोग्राम बढ़ गया तो मतलब 108 किलोग्राम हो गया। मान लो कि कोच का वजन अगर 108 किलोग्राम ही होता, 108 किलोग्राम ही हमने मान लिया, तो 108 किलोग्राम होगा कोच का वजन, और औसत वजन भी उनका बढ़ के 108 किलोग्राम ही हुआ है, ठीक। लेकिन जो 11 खिलाड़ी थे उनका तो 107 था, तो 11 खिलाड़ियों का वजन मतलब 1 किलोग्राम से और बढ़ गया। मतलब कह सकते हैं जो 11 खिलाड़ी हैं इनका 1 किलोग्राम से वजन बढ़ा, ठीक है। मतलब 11 किलोग्राम और वजन बढ़ा, तो 108 में अगर जब मैं 11 जोड़ूंगा तो वो 11, ये जो बढ़ा 11 एकम 11, ये जो वजन बढ़ा ये भी तो कोच का ही होगा, क्योंकि कोच का वजन ही तो उसने दिया होगा। समझ लो एक किलोग्राम उसने 11 खिलाड़ी को बांट दिया वजन। मतलब ये भी समझ सकते हो 108 और 11 देखो यहाँ से 119 से आ जाएगा। यह आपके समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा बताता हूँ। मतलब हमने मान लिया कोच का वजन 108 किलोग्राम था, जो कि औसत बढ़कर हमारा हुआ है, ठीक। लेकिन 1-1 किलोग्राम इसने 11 खिलाड़ियों को वजन दे दिया, तो 1-1 किलोग्राम जो उसने दिया है, 1 किलोग्राम वजन कितने 11 खिलाड़ी को, तो ये भी तो इसका ही था ही, ऐसे मान सकते हो। 11 कम 11 और 8 जोड़ूंगा तो वो 119। ये आप ऐसे सीधा एक लाइन में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब बताना कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। हर संभव मैंने प्रयास करा है कि बेहतर से बेहतर आपको समझा पाऊँ, हर बेहतर से बेहतर आपको मेथड बता पाऊँ, जितने भी मेथड होते हैं। और जहां मुझे लगता है कि मुझे बेसिक से बताना चाहिए मैंने बेसिक से बताया, जहां लगता है कि यहाँ मतलब बेसिक एडवांस दोनों तरीके आपको बताए हैं, ठीक है। और देखो मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को तो दिल्ली पुलिस का जो जब भी एग्जाम होएगा आप फोड़ कर आओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक। मैथ में तो 15 के 15 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कंटिन्यू तो आप क्या नहीं कर सकते, खूब अच्छे से अच्छा कर पाओगे। बताना वीडियो कैसे लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।